ज़मर ज़मीन पर सजदे के अंदाज में घुटनों के बल बैठी थी, हाथ जोड़े, सिर शर्मिंदगी से झुका हुआ, और ठोड़ी कालीन के नर्म रेशों को छू रही थी। उसके नाजुक कंधे बार बार हिल रहे थे, जैसे उसका वजूद अंदरूनी जलजलों की जद में हो। वो रो रो कर हलकान हो चुकी थी, लेकिन आंसुओं का सैलाब अभी भी थमा नहीं था। ड्राइंग रूम में बिछे कीमती कालीन पर उसके बेबसी के आंसू गिरते जा रहे थे, जो वहां छाई हुई शदीद खामोशी को और ज्यादा बोझल बना रहे थे। बड़े और शाहाना सूफे पर उसके वालिद इफ्तिखार शाह एक बद की तरह बैठे थे। उनके चेहरे पर संगीन मायूसी और गुस्से की मिली जली कैफियत तारी थी। हर जाविये से एक शिकस्ता एतमाद झलक रहा था। उनके बराबर में जाहिद शाह, ज़मर के चचा, बैठे थे, जिनके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी थी और आंखों में एक सफाक चमक। कमरे के कोनों में घर की खवातीन, ज़मर की माँ उज़रा बेगम, खाला और चाचियाँ खामोश बैठी थीं, जैसे किसी खौफनाक तमाशे की मजबूरी से तमाशाई हों। इफ्तिखार शाह की भारी कर्जदार आवाज ने इस गहरी खामोशी के पर्दे को चाक किया। इनका लहजा गुस्से से ज्यादा दिक और शर्मिंदगी से भरा हुआ था। हमने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ये स्याह दिन देखना पड़ेगा। ज़मर, तुमने हमारे वकार को मुट्ठी में मिला दिया है। हमें शर्म आती है कि हम तुम्हें अपनी औलाद कहीं। बताओ, किस नसीब जले के साथ ये हरकतें कर रही थी? किस पर अपना सारा मान लेटा रही थी? ज़मर ने सिर उठाए बगैर कपकपाती हुई आवाज में इल्तिजा की। बाबा, खुदा के वास्ते मुझे मुआफ कर दें। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे आपके नाम की कसम, ये सब झूठ है। वो तस्वीरें वो मेरी नहीं हैं। ये सब साजिश है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। आप तो कम अज कम मुझ पर यकीन करें। मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझे सबसे ज्यादा जानते हैं। मैं वादा करती हूँ, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? वो मजीद कुछ कहने की हिम्मत कर पाती कि जाहिद शाह ने बात काट दी। उनका लहजा एक करख्त कमान की तरह सख्त था। भाई साहब, आप इस नापाक से बात कर क्यों रहे हैं? फैसला सुनाइए, मुझे हुक्म दीजिए। मैं अभी उसका दिमाग दरस्त करता हूँ। जल्द से जल्द बताएं उसका क्या करना है। मेरी तहजीब और सब्र अब जवाब दे चुके हैं। मैं मजीद बदनामी और शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ, हमें उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे लिए नासूर बन चुकी है। ये हमारे मुअज़्ज़ज़ खानदान के साथ रहने के लायक नहीं रही। इनके अल्फाज कमरे में बिजली की कड़क की तरह गूंजे और तमाम खवातीन ने डरकर अपने दिल थाम लिए। ज़मर घबराहट में फौरन बोली, नहीं चाचू, खुदा का खौफ करें। वो तस्वीरें सिर्फ आप लोगों को भेजी गई हैं ताकि मुझे बदनाम किया जाए। मैं कसम खाकर कहती हूँ, वो किसी और के पास नहीं जाएंगी। मुझे टारगेट किया जा रहा है। आप लोग यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। ये सब एक झूठ है, एक ढोंग है। वो तस्वीर मेरी नहीं है। मैं आप लोगों का खून हूँ। क्या मैं ऐसा गलत काम कर सकती हूँ? इससे पहले कि वो मजीद अपना दिफा करती, उज़रान बेगम, इसकी माँ, ने गजबनाक लहजे में कहा। उनकी आवाज में भी एक सरद, गैर मुतवक्का सख्ती थी। अगर उसे माफी दी गई तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इफ्तिखार साहब, उसे सजा देनी ही होगी। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पूरा खानदान मेरी तरबियत पर, मेरी परवरिश पर अंगली उठा रहा है, सिर्फ इस मनहूस की वजह से। मेरा बस चले तो। उनका लहजा दिख और गुस्से से टूट गया। कमरे में एक लम्हे के लिए ऐसी खामोशी छा गई कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई देती। सबकी बातें सुनकर इफ्तिखार शाह जैसे पत्थर की मूरत बन गए थे। उनके चेहरे पर सख्ती और आंखों में एक अजीब सी सफाक खामोशी छा चुकी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी बेगम की तरफ देखते हुए बुलंद आवाज में कहा, बस, सब खामोश हो जाओ। अब मजीद तमाशे की मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं बची। अदरन जाओ,
उसे निकाह के लिए तैयार करो। मैं उसे अपने हाथों से खत्म कर सकता हूँ, न उसे माफ कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अब ये हमारे खानदान के साथ रहने के लायक नहीं रही। आज से उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं उसका निकाह करवाकर उसे अपने खानदान से बेदखल कर दूंगा। आज से ये मेरे लिए मर चुकी है। इनका लहजा मध्यम मगर इतना जहरीला था जैसे हर लफ्ज किसी खंजर की नोक पर रखा हो। सब लोग हैरत ज़दा हो गए थे। ज़मर भी बेयकीनी से अपने बाप को देख रही थी। इफ्तिखार शाह ने मजीद कहा, अभी और इसी वक्त मैं उसका निकाह हमारे ड्राइवर इमरान हैदर से करवाऊंगा और निकाह के फौरन बाद उसे उसके आबाई गांव रवाना कर दूंगा। मालूम हुआ है वो शादी का ख्वाहिशमंद है, इसलिए बेहतर है जल्द से जल्द इस लड़की का बंदोबस्त कर दिया जाए। ये सुनते ही कमरे में जैसे बर्फ की सर्द लहर दौड़ गई थी। ज़मर की आंखें हैरत से फटी रह गईं। सांस सीने में अटक गया और होंठ कपकपाने लगे। आवाज निकलने में चंद लम्हे लगे और वो बेअख्तियार चीख पड़ी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे इतनी छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। बाबा, ये जुल्म मत करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये सरासर गलत है। वो रोते रोते इफ्तिखार शाह के कदमों पर गिर गई, दोनों हाथ जोड़ लिए। खुदा के लिए बाबा, मुझे माफ कर दें। मैं वादा करती हूँ मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। मैंने सिर्फ एक शख्स से मोहब्बत की थी और उसने मुझे दगा दिया, लेकिन मैं अब दोबारा कभी आपको मायूस नहीं करूंगी, कभी आपका सर नहीं झुकाऊंगी। खुदा के लिए मुझे बख्श दें। मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करें। मैं किसी ड्राइवर से शादी नहीं करूंगी। सारा सच आपके सामने आ जाएगा। मुझे थोड़ी मेहनत दें। फानी पर चढ़े हुए शख्स को भी एक आखिरी मौका दिया जाता है। मुझे अपना सच सामने लाने की मेहनत दी जाए। मगर इफ्तिखार शाह के चेहरे पर नरगिसी सिंगदली के सिवा कुछ न था। उन्होंने फौरन पांव झटक कर पीछे खींच लिए और उनकी आवाज पहले से भी ज्यादा बुलंद और सख्त हो गई। मर गई हो तुम आज से मेरे लिए। मेरा तुमसे कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं। तुमने सारे जहां में मेरा सिर झुका दिया है। अब दफा हो जाओ। निकाह करके तुम्हें दफनाने का इंतजाम कर रहा हूँ। ज़मर सिसकियां लेते हुए फर्श पर बैठ गई, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। मगर उज़रा बेगम फौरन आगे बढ़े और उसका बाजू मजबूती से थाम लिया। चलो, अब जितनी सिर में खाक डालनी थी तुम डाल चुकी हो। उठो, ज्यादा तमाशा नहीं बनाओ। इनकी आवाज में एक सख्ती थी, मगर आंखों में छिपा हुआ तनाव जाहिर कर रहा था कि वो भी एक बेबस माँ है जिसका दिल अपनी औलाद की तकलीफ में तड़प रहा है। उज़रान बेगम ने पूरी ताकत लगाकर उसे घिसेटते हुए कमरे के दहाने तक पहुंचा दिया। इन्हें मालूम था अगर वो वहां ठहरती तो उसे मजीद ऐसे जहरीले लफ्जों का सामना करना पड़ता जो उसे कभी खड़ा न होने देते। ड्राइवर का कमरा और तकदीर का खेल तकरीबन 1 घंटे बाद तमाम रस्मी कार्रवाइयां बरक रफ्तारी से मुकम्मल कर ली गईं और निकाह हो गया। बाहर के लाउंज में एक बोझल खामोशी छाई हुई थी, जैसे किसी मौत के फैसले के बाद छाती है। ज़मर को इस वक्त एक छोटे से कमरे में लाकर छोड़ दिया गया था, जो उमूमन मेहमानों या मुलाजमीन के लिए इस्तेमाल होता था। ये कमरा छोटा था, सादा था, मगर साफ सुथरा। उसी कमरे में इमरान हैदर को लाया गया और उसके खानदान के लोग चले गए। इमरान ने नरमी से दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस ली। ज़मर खिड़की के पास पर्दे से बाहर देख रही थी, मगर उसकी नजरों के सामने कोई मंजर नहीं था, सिर्फ आंसुओं का धुंधलापन। वो एक बेजान मौत की तरह सफेद जोड़े में मलबूस थी, जिसकी आंखें अब भी भीगी हुई थीं। इमरान ने आगे बढ़कर एक कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। उसने कई बार कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज हल्क में उठक गए। ज़मर ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में न कोई एतराज था, न नफरत, सिर्फ एक गहरी बेबसी। ये आपने क्यों किया? ज़मर ने ससकते हुए सवाल किया। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? इमरान ने सिर झुका लिया। तुम्हारे खानदान वालों ने मुझे मजबूर किया।
मगर मेरा फैसला सिर्फ मजबूरी नहीं था। मैं तुम्हें मरता हुआ, जलील होता हुआ नहीं देख सकता था। उसने नरमी से कहा, तुम एक बाहमत लड़की हो, इतनी जल्दी हार मत मानो। ये आंसू सिर्फ तुम्हारे वक्त का ज़या हैं। समर। समर ने फिर कुछ नहीं कहा। वह अपनी किस्मत पर गमज़दा थी। अमरान कुछ देर उसके पास बैठा रहा, फिर आहिस्ता से उठा और एक कंबल लेकर जमीन पर बिछाने लगा। मैं जानता हूं ये सब तुम्हारे लिए जुल्म है, मगर देखो, फिलहाल हमारे पास यही कमरा है। तुम बस्तर पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूं। नहीं, ज़मर ने फौरन इनकार कर दिया। आप मेरे श्वर हैं, आप जमीन पर क्यों सोएंगे? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सो सकती हूं या आप सो जाएं। उमरान ने उसकी आंखों में देखा। एक लम्हे को उसकी आंखों में एहतराम की एक लहर दौड़ गई। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, ज़मर। जब तक तुम मुकम्मल तौर पर आमादा नहीं होते, मैं तुम्हारे करबत में नहीं आऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। ज़मर के दिल में एक अचानक सुकून की लहर दौड़ी। वो पहली बार उसके चेहरे पर एतमाद महसूस कर रही थी। उसने आहिस्ता से सर हिलाया और दोनों खामोशी से बस्तर पर लेट गए। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ दरवाजे के दरज से बाहर की मध्यम सी रोशनी अंदर आ रही थी। बस्तर छोटा था और वो एक दूसरे के बहुत करीब लेटे हुए थे। उनके दरमियान एक गैर मरी दीवार थी जो एहतराम और खौफ से बनी थी। चंद लम्हों बाद ज़मर ने एक गहरी सांस ली और उसकी पीठ अमरान के सीने से लगी। वो ठहर गई, ये देखने के लिए कि वो क्या करता है, मगर अमरान ने कोई हरकत नहीं की। बस उसने अपने बाजू से उसे आहिस्तगी से थाम लिया, जैसे एक शकस्ता तितली को हिफाजत दे रहा हो। उसका गर्म हाथ ज़मर के पेट पर पड़ा और उसके जिस्म में एक लर्जा सा दौड़ गया। उमरान ने उसके कान में सरगोशी की। तुम डरती हो, ज़मर? डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आज से तुम महफूज हो और ये बात याद रखना। उसकी गर्म सांसों ने ज़मर के कानों को छुआ और उसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। इस वक्त वो थकी हारी थी, जज्बाती तौर पर टूट चुकी थी, मगर इस करबत में उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वो लम्हा जब उसका बाप उससे सब कुछ छीन चुका था, एक गैर मर्द उसे पनाह दे रहा था। उसके ज़हन में जज्बों का तूफान बरपा हो गया था। खौफ, बेबसी और एक गैर मुतवक्का कशिश का एहसास। उमरान ने उसके बालों में अपना हाथ फेरा और ज़मर का तमाम इनकार और मजम्मत इस लम्हे पिघल गई। वो अपने आप को इस मजबूत गिरफ्त में सपर्द कर गई थी। इसका दिल चाहा कि वो उसे अपनी तमाम तन्हाई और जज्बात बता दे। इस लम्हे वो दोनों जज्बाती तौर पर एक हो चुके थे। खामोशी, अंधेरा और सिर्फ सांसों की आवाजें थीं। रात की तारीकी और सर्द खामोशी में दो बोझल जिस्म एक दूसरे के बहुत करीब थे। बिस्तर छोटा था और उनके दरमियान कोई दूरी न थी, बस ज़मर का शर्म और खौफ। अमरान की मजबूत करबत ने उसे एक गैर मुतवक्का पनाह फराहम की थी। इसने खुद को इस खौफनाक हकीकत से दूर, इस अनजान मर्द की पनाह में महसूस किया। ज़मर ने आंखें बंद कर लें। इसकी तमाम मजम्मत और इनकार इस वक्त टूट चुका था। इसने खुद को इस तकदीर के सामने स्पर्द कर दिया। वो जानती थी कि उसके और इस अनजान शख्स के दरमियान अब एक बंधन कायम हो चुका है, जो उसके वालिद के फैसले की वजह से था, मगर अब ये बंधन उसकी ज़रूरत बन गया था। रात के आखिरी पहर, जब चांद भी बादलों की ओट में छिप चुका था, इन दोनों के दरमियान जज्बों का तूफान थम चुका था। ज़मर का वजूद थकावट और शिकस्त से टूट चुका था, मगर बेयकीनी और मजबूती का एक अजीब सा इम्तिजाज उसके दिल में था। वो नहीं जानती थी कि सुबह क्या होने वाला है, मगर इस वक्त उसे सिर्फ सुकून और पनाह चाहिए थी, जो उसे अमरान की करबत में मिल गई। अगली सुबह की पहली करने खिड़की के छोटे से शीशे से कमरे में दाखिल हुईं, तो ज़मर की आंख खुली। वो हड़बड़ा कर उठी और अपने आप को एक ऐसे कमरे में पाया जो अब उसकी नई दुनिया था।
बस्तर पर वो अकेले थी। अमरान वहां मौजूद नहीं था। उसने कमरे के अतराफ देखा। बिस्तर की चादरों में कोई कशकश बाकी नहीं थी। हर चीज मामूल के मुताबिक थी। इसके ज़हन में रात का धंधला, मंदर गोंजा, वो करबत, वो सरगोशियां, वो थामे हुए बाजों, ये सब हकीकत था या महज एक डरावना ख्वाब? उसने अपने आप को यकीन दिलाया कि नहीं, ये हकीकत थी। मगर क्या इस अजीब निकाह के बाद उसके तमाम खौफ खत्म हो जाएंगे? उठी, हाथ मुना धविया और एक गहरी सांस ली। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और अमरान अंदर दाखिल हुआ। वो सफेद शलवार कमीज में था, बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे वो रात की तूफानी रात से बिल्कुल बेनियाज हो। इसके चेहरे पर वही संजीदगी और सुकून था। उसने ज़म्र की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, इस्सलाम अलैकुम, मुझे अफसोस है कि तुम्हें इस छोटे से कमरे में रहना पड़ रहा है। अब हमें यहाँ से निकलना है। मैंने तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त क्या था, तुमने खा लिया? ज़मर ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? आप कौन हैं? मैंने कुल आपको एक मामूली ड्राइवर समझकर निकाह किया, मगर रात मुझे महसूस हुआ आप वो नहीं हैं जो आप नजर आते हैं। इसकी आवाज में बेचैनी और हैरत थी। इमरान ने उसके करीब आकर एक गहरी सांस ली और इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, मगर अभी नहीं। कुछ चीजें राज में ही रहनी चाहिए। ज़मर, तुम्हारी महफूजी और इज्जत मेरे लिए सबसे पहले है। इस घर से दूर जाना जरूरी है। अब जो तुम्हारे खानदान वालों ने कहा है वो हमें करना पड़ेगा। ज़ुमर ने बेयकीनी से उसे देखा। क्या करना पड़ेगा? दौड़ जाना पड़ेगा। हम अपने आबाई गांव रवाना होंगे, जैसा कि तुम्हारे वालिद ने फैसला सुनाया था। मैंने बस का इंतजाम कर लिया है। हमें फौरन यहां से निकलना होगा, इससे पहले कि तुम्हारे चचा जाहद शाह कोई नई साजिश तैयार करें। ज़ुमर को ये सुनकर मजीद खौफ महसूस हुआ। वो अपने घर वालों की नफरत से वाकिफ थी। उसने एक बार फिर कहा, मुझे आप पर एतमाद है, मगर मुझे बताएं, आप कौन हैं? वादा करता हूं, तुम्हें वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। तुम्हारी तमाम बेगुनाही साबित होगी और तुम्हारे खानदान वाले तुम्हें इज्जत से वापस बुलाएंगे, मगर अब चलना होगा। उसने आहिस्तगी से कहा और ज़ुमर ने भी खामोशी से उसकी बात मान ली। उसने उसे एक सादा लिबास दिया जो उसने खुद ही खरीद लिया था। बेयार व मददगार सफर दोनों खामोशी से घर से बाहर निकले, जहां जाहिद शाह ने अमरान को रोक लिया। लो, ये हैं 5 लाख रुपए, तुम्हारी खिदमत का सिला। ये लड़की आज से हमारे खानदान के लिए मर चुकी है। अगर तुमने उसे दोबारा उस शहर की तरफ आने दिया तो तुम्हारा अंजाम भी उसी तरह होगा। सुन लो, तुम्हारी हालत उससे भी बदतर हो जाएगी। उमरान ने रकम का लुफाफा पकड़ा, मगर उसके चेहरे पर कोई तासर नहीं था। जी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा शाह साहब, इसने संजीदगी से जवाब दिया। ज़मर ने बेबसी से अपने चचा को देखा, जिनकी आंखों में तकब्र और नफरत थी। वो दोनों बस अड्डे की तरफ रवाना हुए। एक पुरानी बस में वो दोनों बैठे थे। ज़मर खिड़की के करीब बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर धूप और आंखों में नमी थी। सफर शुरू हो चुका था। बस में शोर था, मगर ज़मर के अंदर की खामोशी और चीख इस शोर से कहीं ज्यादा थी। ज़ुमर, अमरान ने आहिस्ता से उसे मुखातब किया। उसके नाम में एक मुलायमत थी जो ज़मर को हैरान कर गई। ये जिंदगी का पहला मोड़ है। तुम्हारी किस्मत का पहिए अब दूसरी तरफ घूम चुका है। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, माजी को दफन कर दो। उसे तुम्हारे हाल और मुस्तकबल पर हावी नहीं होने तो। ज़मर ने आंसू साफ किए और उसे देखा। आपकी बात आसान है अमरान साहब, मगर जब आपके अपने ही आप पर एतमाद न करें तो जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है। वो तस्वीरें मेरी नहीं थीं, मैंने बशार को कभी अपना आप नहीं दिया था। इमरान ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं,
तुम्हारे आंसू और तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे चेहरे पर लिखी है। वो तस्वीरें एडिट की गई थीं। जमर हैरान रह गई। आपको ये सब कैसे मालूम? इमरान ने नरमी से उसे देखा, मगर इसकी आंखों में वही राजदारी थी। मैंने तुम्हें रात को भी कहा था, मैं तुम्हारी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। मैं ये तहकीक कर चुका हूं और मैं इस सच्चाई को तुम्हारे घर वालों के सामने भी लाऊंगा, मगर सही वक्त पर। अब तुम्हें अपने वक़ार की हिफाजत करनी होगी। इन लोगों के सामने रोकर अपनी कमजोरी जाहिर मत करो, बल्कि अपनी ताकत दिखाओ। उसके अल्फाज जमर के लिए मरहम का काम कर रहे थे। वो थोड़ी सी पर उम्मीद हुई, मगर उसके दिल में अब भी बेचैनी थी। चेक पोस्ट पर हैरत बस मुसलसल सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। शाम का वक्त होने को आया था। अचानक बस एक चेक पोस्ट पर जाकर रख गई। इमरान ने विंडो से बाहर देखा, फिर जमर की तरफ मुड़ते हुए कहा, चलो यहां से उतरना होगा, हमारा सफर अब तब्दील होगा। जुमर ने हैरत से उसे देखा, मगर कोई सवाल नहीं किया। उसने फौरन अपना सामान लिया और उसके पीछे बस से उतर गई। बस का दरवाजा बंद हुआ और वो तेजी से आगे निकल गई। सड़क पर खामोशी और वीरानी छाई हुई थी। जुमर के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कैसी जगह थी? उसी वक्त दो बड़ी सियाह रंग की लैंड क्रूजर उनके करीब आकर रखें। दोनों गाड़ियों की साफ हालत, इन पर लगे सरकारी नंबर प्लेट्स और उनकी हैबत देखकर जमर का दिल दहल गया। पहली गाड़ी का दरवाजा खुला और इसमें से 4 फौजी जवान बाहर निकले। वो सीधे इमरान की तरफ बढ़े, बिल्कुल सीधे खड़े हुए और सबने एक साथ जोरदार सलीवोट किया। वेलकम सर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। जुमर की आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गईं। इसका सांस सीने में अटक गया। सिर? ये फौजी जवान इमरान को सिर क्यों कह रहे हैं? ये मामूली ड्राइवर नहीं हो सकता। इमरान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सलीवट का जवाब दिया और कहा, शुक्रिया, चलें, ज्यादा वक्त दायर न करें। जुमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहीं दम बखुद खड़ी रह गई। इमरान ने दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए फ्रंट दरवाजा खोला और नरमी से कहा, आ जाओ जुमर, अब हमारा सफर आरामदेह होगा। जुमर ने बेयकीनी के आलम में उसके चेहरे को गौर से देखा, मगर वहां सिर्फ संजीदगी और वक़ार था। उसने बगैर कुछ कहे आहिस्तगी से गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। इमरान दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इंकशाफ का साया गाड़ी के अंदर ठंडी एयर कंडीशन की हवा चल रही थी। बाहर सड़क के दरख्त तेजी से पीछे भाग रहे थे। जमर अपनी सीट पर बैठी रही। इसका दिल तेज धड़क रहा था। ये सारा मंजर उसके लिए एक उलझी हुई पहेली की तरह था। उसने एक बार फिर इमरान को देखा, जो महंगी गाड़ी चला रहा था, और बाहर की संजीदा सिक्योरिटी देखकर वो इस नतीजे पर पहुंची कि ये कोई गैर मामूली शख्स है। इमरान ने इसके चेहरे की परेशानी को महसूस किया। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जमर, तुम महफूज हाथों में हो। रिलैक्स होकर टेक लगा लो। जुमर ने आहिस्ता से अपना सिर उसकी तरफ मोड़ा। मुझे आपसे एक बात पूछनी है और उम्मीद करती हूं आप झूठ नहीं बोलेंगे। मैं इतना समझ गई हूं इमरान, आप महज एक मामूली ड्राइवर नहीं हैं। आप सच बताइए, आप कौन हैं? इमरान के चेहरे पर लम्हा भर के लिए एक सख्ती सी आई। बेहतर होगा तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी जात तक महदूद रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करो, क्योंकि मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उलझाएगी और मैं नहीं चाहता तुम किसी भी मुश्किल में आओ। जुमर ने फौरन जवाब दिया, मैं दखल अंदाजी नहीं कर रही, मैं सिर्फ पूछ रही हूं कि आप कोई फौजी हैं। मुझे ये भी मालूम है कि आपको मेरी जिंदगी का सब कुछ मालूम है। आपने मुझसे निकाह किया है। मैं सिर्फ यावर को पसंद करती थी। मैंने उसके साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया। और वो तस्वीरें। इमरान ने उसकी बात काट दी, मगर अब उसके लहजे में नरमी थी। मैं जानता हूं वो तस्वीरें ऐड की गई थीं, पर सुकून हो जाओ, तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जा रहा और न ही लगाने दूंगा। खुद की जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन तुम पर एक हर्फ नहीं आने दूंगा।
तुम इज्जत हो मेरी। उसकी आवाज में इखलास था जो जुमर के दिल को छू गया। इसने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की और मजीद कहा, और रही मेरी हकीकत की बात, तो बेहतर यही है कि वो छुपी रहे, क्योंकि तुम हकीकत जानकर सिर्फ और सिर्फ परेशानी में मुब्तला हो जाओगी, जो मैं किसी कीमत पर नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जब तक हम साथ हैं तुम पर सुकून रहो। ये कहकर वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया था। गाड़ी के अंदर सिर्फ इंजन की हल्की सी गड़गड़ाहट और बाहर सड़क की सरसराहट सुनाई देने लगी। जमर ने भी चुपचाप गाड़ी से बाहर देखना शुरू कर दिया। उसकी शख्सियत में न जाने किया था कि वो एक लफ्ज दोबारा नहीं बोल पाई, मगर उसके ज़हन में सवालात का शोर अभी भी जारी था। उसे यकीन हो चुका था कि ये सफ़र तकदीर का नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े मिशन का आगाज है। तवील और पर इसरार सफ़र के बाद गाड़ी एक वसीया और महफूज अहाते में दाखिल हुई। ये कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक वसीया व अरीज बंगला था, जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और दाखिले पर जदीद सिक्योरिटी गेट्स नस्ब थे। आनिया की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं जब उसने देखा कि सामने बड़े लान में खड़ी हुई 2 मजीद गाड़ियां भी उसी तरज की थीं, जिन पर सरकारी नंबर प्लेट्स लगी थीं। शाम का वक्त था और लान में लगे खूब तराशे हुए पौधे, बीच में फव्वारा और किनारों पर क़ितार से लगे गुलाब के पौधे माहौल को पुरस्कून और बाइज़्ज़त बना रहे थे। इमरान ने इंजन बंद किया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई नरमी या दरगुजर का तासुर नहीं था, बल्कि एक मजबूत इरादा और संजीदगी थी। ये मेरा घर है ज़मर, और यही मेरी फैमिली भी। अंदर मेरे वालिद साहब जो कॉलोनल रह चुके हैं, मेरी सौतीली माँ, मेरे भाई और बहन हैं। वो एक लम्हे को रखा और उसकी तरफ झुककर सरगोशी की। तुमसे एक ही गुजारिश है, तुम बिल्कुल ऐसे बर्ताव कर वगी जैसे हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। मैंने तुम्हारी मदद की है, उम्मीद है तुम भी मेरी मदद करोगी। जुमर ने खामोशी से सिर हिलाया। इस वक्त वो किसी भी इनकार की हालत में नहीं थी, बल्कि इस हकीकत को कबूल कर चुकी थी कि अब वो एक मुश्किल खेल का हिस्सा है। दोनों गाड़ी से उतरे और जैसे ही इमरान उसके करीब आया, उसने बगैर झिझक के उसका हाथ थाम लिया। हाथ की मजबूत गिरफ्त ने एक लम्हे को उसे चौंका दिया, मगर वो कुछ बोली नहीं।